चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सियासत से जुड़े हुए मसले पर, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने की बड़ी संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को उन्होंने दोबारा पदभार संभाला। 4 साल पहले वो राष्ट्रपति थे, 4 साल विपक्ष के तौर पर सक्रिय रहे और एक बार फिर अमेरिका की जनता ने उनके वादों पर एतबार करते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप मंजे हुए राजनीतिक भी हैं और बड़े सफल उद्योगपति भी रहे हैं, व्यापारी रहे हैं और दूसरी पारी में बड़े ही आक्रामक रुख को अपनाए हुए हैं। उनकी आक्रामकता का एक नज़ारा हमें अभी हाल ही में देखने को मिला था, जब वह यूक्रेन के प्रमुख जेलेंस्की के साथ जिस तरीके से संवाद किए थे, उसकी गूंज अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दीवारों में सुनाई दे रही है। पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। अगर भारत के संदर्भ में समझना चाहें तो समझिए कि आज उन्होंने अपने देश की संसद को संबोधित किया। बड़ा आक्रामक रुख था। ऐसा बताया जा रहा है कि समय अवधि के लिहाज से यह अब तक का सबसे लंबा भाषण था किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा। और इस भाषण के अंतर्गत डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी बातों को ही दोहराया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो मुद्दा था टैरिफ के संदर्भ में। टैरिफ किस पर? व्यापार के संदर्भ में आयात और निर्यात को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के तमाम देशों के साथ में ये शिकायत है कि अरसे से ये तमाम देश अमेरिका, उनका कहना है कि अमेरिका से जो सामान इन देशों में निर्यात होता है उस पर ये देश जमकर टैरिफ लगाते हैं, अर्थात अमेरिकन कंपनियों को व्यापार करने में काफी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। वहीं इन देशों का जो सामान अमेरिका में आता है उसमें अमेरिका का रुख काफी उदारवादी रहा है। हम काफी कम टैरिफ लगाते हैं और इसके चलते अमेरिकन कंपनियों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जो देश जितना टैरिफ लगाता है मैं उसके खिलाफ उसी दर के अनुसार टैरिफ लगाऊंगा। इसमें वो मैक्सिको से नाराज हैं, कनाडा से नाराज हैं, चीन से नाराज हैं और उस सूची में भारत भी है। भारत के संदर्भ में अपने मनोभावों को डोनाल्ड ट्रंप ने कभी छुपाया नहीं। उनका बार बार कहना है कि भारत 100% से ज्यादा टैरिफ लगाता है और यह हमें स्वीकार नहीं है। आज अपने भाषण में भी उन्होंने 2 बार भारत का इस संदर्भ में नाम लिया। हमारे यहाँ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि पाकिस्तान को वो धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए क्योंकि पाकिस्तान ने किसी आतंकी को पकड़वाने के संदर्भ में मदद की। लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ उनके रिश्तों पर आज बात नहीं करनी है। बात इस बात को लेकर करनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अतीत का अनुभव हमारा ऐसा रहा कि वो भारत के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रुख रखते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ में उनके मित्रवत संबंध हैं, तो इसलिए एक आम भारतीय को ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमारे रिश्ते, मतलब भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। और ऊंचाइयों के तहत एक भारतीय होने के नाते हमारा नजरिया क्या रहता है? यही रहता है कि हमें बड़ा फायदा होगा, हमें लाभ होगा, बड़ी संख्या में भारतीयों को अमेरिका में काम करने का, बसने का, रहने का अवसर मिलेगा, बड़े व्यापार के अवसर होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो उन्होंने समानुपात में आयात निर्यात की दर की बात की है, उसी पर आज हम बात करेंगे। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा अमेरिका के साथ में तकरीबन 129 अरब डॉलर का व्यापार साल भर में होता है, जिसमें आंकड़ा यह है कि भारत से 87 अरब डॉलर का सामान निर्यात होता है, यानी अमेरिका आयात करता है और उसके बदले में अमेरिका से हम तकरीबन 41 से 42 अरब डॉलर का सामान मंगाते हैं। अमेरिका के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 47 लाख डॉलर सालाना के नुकसान का व्यापार है और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले अप्रैल माह से भारत पर बराबरी का टैरिफ लगाने की बात कही है। भारत इसका मुकाबला कैसे करेगा? ये लहजा, ये तेवर भारत को नुकसान पहुंचाएगा या अमेरिका का यह कदम आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है? इससे निपटने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस जटिल मुद्दे पर सरल तरीके से बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण इस विषय पर सरल शब्दों में कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र आपदा में अवसर की तलाश करने को प्रेरित करने वाला है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि चुनौतियां उपहार हैं जो हमें गुरुत्वाकर्षण के नए केंद्र की खोज करने के लिए मजबूर करती है। उनसे लड़ो मत, बस खड़े होकर एक नया तरीका खोजो। ओपरा विनफ्रे टॉक शो होस्ट है, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो इसके साथ ही
एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते, एक कर्मशील भारतीय होने के नाते, एक परिश्रमी भारतीय होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए नए विकल्पों को खोजें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा विषय ट्रंप का टैरिफ वार कितना असरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार साहब, जब भी ऐसे मसले होते हैं हम उनके पास होते हैं। डॉक्टर सारथी आचार्य हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही वर्ष पत्रकार विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक सज्जनहार साहब से करते हैं और सज्जनहार साहब से जानते हैं, सब कुछ प्रत्याशित है या कुछ अप्रत्याशित है? डोनाल्ड ट्रंप अब आपको हैरत में डालते हैं या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे सज्जनहार साहब? और आज का भारत के संदर्भ में उनका कथन, उनकी टिप्पणी हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी या कितना नए अवसरों को तलाशने के लिए प्रेरित करने वाली? आपकी टिप्पणी। जी, बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। बहुत हमेशा मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करते हुए। और आज का संदर्भ बहुत ही विशेष है क्योंकि उनका ये पहली मर्तबा वहां पर कांग्रेस के जॉइंट सेशन में, जॉइंट हाउस में उनका ये भाषण था। कल रात को लिया अमेरिका के हिसाब से, हमारे यहाँ से आज सुबह के समय उन्होंने ये भाषण दिया। तो मैं शुरुआत करूंगा हिमांशु जी, जो आपने कहा है, जो भी आपदा आती है, जो भी चुनौतियां आती हैं, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी के उसमें लीजिएगा, क्या संभावनाएं हैं उसमें। तो मैं समझता हूं जो अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसे टैरिफ्स लगते हैं, अगर वो जैसे जिसका वो कह रहे हैं 2 अप्रैल से शुरू होंगे, मैं उस पर भी आऊंगा, बहुत छोटी सी उसके ऊपर भी टिप्पणी करूंगा, हो सकता है, नहीं हो सकता, कितना हो सकता है। तो चुनौती है क्योंकि हमारे यहां पर बहुत ये कहा जा रहा है और बहुत अर्थशास्त्रियों ने, बहुत बिजनेसमैन ने भी ये कहा है, जो अगर हमको ग्लोबल वैल्यू चेन्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हमें इंटेग्रल कंपोनेंट बनना है तो हमको अपने टैरिफ्स को कम करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे यहां निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा एंड हम बनेंगे किसी भी जो बड़ी, और आजकल तो जमाना है ग्लोबल वैल्यू चेन्स का, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। और हम बात भी करते रहे हैं जो हमको रिलायबल सप्लाई चेन्स, रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स की जरूरत है। तो इसमें अगर हमारे टैरिफ्स बिकॉज ऑफ कोई एक्सटर्नल प्रेशर से कम होते हैं तो वो उसमें हमको देखकर करना पड़ेगा। ये नहीं है जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में या जिसमें एमएसएमईज हैं उनमें हम उसमें कम कर दें। वो तो हमारी बहुत ही, जिसे कहा जाए, एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं जो उस तबके के लोग हैं, उनके लिए उनकी जीविका का प्रश्न है। तो उस पर हमें देखकर करना पड़ेगा जो किसमें हम टैरिफ्स कम कर सकते हैं। परंतु अगर जो अमेरिका से आते हैं हाईटेक प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हमें अगर टैरिफ्स कम करने पड़ते हैं तो हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए वो बेहतर हो सकता है। दूसरी बात उसमें कही गई थी, हिमांशु जी, आप लड़िए मत। मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा है जो अगर कोई एकदम झुक जाता है तो वो उसको और झुकाने में वो लग जाते हैं। वो जिसे एक बुली कहा जाता है, जो आप अगर कुछ उनके सामने खड़े नहीं होंगे तो फिर वो आपके ऊपर और ऐसे जोर करते रहेंगे, अत्याचार करते रहेंगे। तो उनके विरुद्ध हमको लड़ना तो जरूरी है, पड़ेगा। और पिछली बार भी आपको याद होगा जब उन्होंने हमारे ऊपर 10% एल्यूमिनियम, 10% स्टील, हमारे जीएसपी को विड्रॉ कर लिया था वगैरह वगैरह, तो तब हमने बहुत एक सूची बनाई थी जो इस पर हम आपके रिटेलिएट करेंगे। हालांकि ये बहुत देर बाद में हमने किया, हम उसको मुलतवी करते गए। हम थ्रेट दिया, नहीं उसको लागू किया, फिर मुलतवी कर दिया, परंतु आखिर में आकर हमने ऐसा किया। और मेरे विचार से अपने यहां पर ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये सब अभी तक हो चुकी है। जो अगर वहां से टैरिफ आते हैं 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, तो हम इसका कैसे सामना करेंगे और हमको सामना करना होगा। अपने यहां टैरिफ्स कम करेंगे। देखिए, हमने इसकी एक, जिसे कहा जाता है, एक मैसेजिंग, एक सिंबॉलिक साउंडिंग राष्ट्रपति ट्रंप को दे दिया था। जब हमारा 1 फरवरी को ये बजट पेश हुआ, उसमें हमने जो कुछ आइटम्स इंटरेस्ट के जो थे अमेरिका के लिए, जैसे हाई कैपेसिटी मोटर बाइक्स हुए, या फिर ईवी की बैटरीज हुई, लिथियम आयन की बैटरीज हुई, या फिर सुपर लग्जरी
व्हीकल्स हुए, जिसमें अमेरिका को इंटरेस्ट हो सकता है, उसके हमने टैरिफ्स थोड़े से कम कर दिए। हमारी अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा खास। मैं दूसरी बात, साहब मैं बीच में माफी चाहता हूं, क्योंकि आपने ये बात मेंशन कर दी है। आपने हमें चेताया, हमें क्या सरकार को चेताया कि देखो ये ट्रंप जो है ना, ये धमकाने वाला व्यक्ति है, अगर इसके आगे झुको तो ये और झुका देता है। क्या मानते हैं कि हमने थोड़ा जल्दबाजी कर दी? जब से ये विषय आया है मैं लगातार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि हमने इस पे घटा दिया, इस पे घटा दिया। ये जो घटाया वो ट्रंप को नाकाफी लगा, इसलिए उन्होंने आज हमें 2 बार और चमकाया और पड़ोसी मुल्क को सराहा, जो खुद आतंकियों का पोषण करता है। पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसे जानती है। उसको बता रहे हैं कि उसने आतंकी को पकड़वाने में बड़ी मदद की, वी आर थैंकफुल। और पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं, नहीं नहीं भारत गड़बड़ कर रहा है। क्या कहते हैं आप, हम जल्दबाजी कर गए? देखिए, आपने खुद ही कहा था हिमांशु जी, जो हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं आज के दिन, इसलिए मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो प्रश्न उठाया है, जो पाकिस्तान के पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए जी। उनके पास तो है ही आतंकी। जी। वो आतंकियों को ही पालते हैं और वो क्या देंगे उनको? जी। अरे हमारे पास और बहुत सारी संभावनाएं हैं कुछ करने के लिए। दूसरी बात आपने कही, क्या हमने जल्दबाजी की? बिल्कुल नहीं। देखिए, ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ हमें, मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। जी। आपको स्टेप्स लेने चाहिए, नहीं तो आपका हश्र वही होगा जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का हुआ, जो कियर स्टारमर का हुआ, जो मैक्रोन का हुआ। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, उन्होंने उनको बात नहीं करने दी, उनको एकदम रोक लिया बीच में, जो ठीक है दैट्स इनफ, वो कनाडा के ऊपर जब बात कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमको प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव। तीसरी बात आपने जो कही हिमांशु जी, जो हमने किया वो उनको काफी नहीं लगा। द आइडिया वॉज नॉट जो हम सभी कुछ एकदम दे दें। आइडिया ये था जो इनको एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए, दैट वी आर विलिंग टू नेगोशिएट, वी आर विलिंग टू स्ट्राइक अ डील। हम बात करने के लिए राजी हैं आपके साथ, और आपकी जो कुछ चिंताएं हैं उनको हम देखकर और उसके ऊपर हम कोई एक्शन लेने के लिए राजी है। इसीलिए आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए, हमारी जो डिक्लेरेशन हुई उसमें कहा दैट वी विल बाय दिस स्प्रिंग, सितंबर अक्टूबर तक, वी विल हैव द फर्स्ट ट्रांच ऑफ अ मल्टी सेक्टोरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फर्स्ट ट्रांच। तो मेरे विचार में, जो मैंने अभी तक पहले उसमें अपने आर्टिकल वगैरह जो लिखे हैं हिमांशु जी, मैंने ये कहा है जो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जो अगर 2 अप्रैल को आप टैरिफ लगा दें एंड यू एक्सपेक्ट जो भाई हम एक बायलैटरल ट्रेड डील हम साइन करने वाले हैं। अभी पीयूष गोयल जी गए हैं 2 दिन पहले अमेरिका में बातचीत करने के लिए। लेट अस सी क्या होता है। मेरे विचार से अगर कोई सीरियस है इस बात में, तो आप 2 अप्रैल को भारत के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। पर जो राष्ट्रपति ट्रंप है टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है, वो खाली एक मैसेज देने की है। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, देखिए जो वो कर रहे हैं, जो इन देशों के, इन्होंने हमारा फायदा उठाया है, हमसे ज्यादा, हम पर ज्यादा टैरिफ लगाकर हमसे फायदा उठाया, और हमारे साथ ट्रेड सरप्लस है इनका। देखिए, अगर आप भारत का ट्रेड सरप्लस देखेंगे ना, आपने बताया है अभी $47 बिलियन है, हम उस श्रेणी में 11वें नंबर पर आते हैं जी। सबसे ऊपर कनाडा, मैक्सिको, चीन तो और भी ऊपर है ट्रेड सरप्लस के हिसाब से, करीब $400 बिलियन। भारत के तो करीब 47 है। बट अब वो भारत का नाम ले लेते हैं क्योंकि किन्हीं क्षेत्रों में हमारे टैरिफ्स थोड़े ज्यादा हैं, पर उसको हम कम करने के लिए वो राजी हैं, क्योंकि देखिए करने के लिए राजा सज्जनार साहब का ये कहना है। पर मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, आपसे थोड़ा अलग बात करना चाहता हूं। जब ट्रंप शुरू हुए थे ना, तो ट्रंप के निशाने पर भारत महसूस नहीं हो रहा था हमें। वो कनाडा को धमका रहे थे 51वां अपना राज्य बनाने के लिए, वो मैक्सिको को धमका रहे थे और चीन को भी धमका रहे थे। तो हमारे यहाँ के जो तमाम अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हिसाब लगाना चालू कर दिया था कि बढ़िया है, चीन के ऊपर टैरिफ लग जाएगा और इसके कारण भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करने की नई संभावनाएं खुल जाएंगी। ये जो ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के संदर्भ में बयान दिए हैं, चीन पर 20% टैरिफ,
भारत में 100% के संदर्भ में बात क्या कहते हैं आप? हमने दुश्मन को दोस्त के तौर पर देखने की गलती कर ली है। ट्रंप किसी के दोस्त नहीं हो सकते। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी बहुत धन्यवाद, आपने अपने साथ जुड़ने का मौका मिला। देखो, आपने सब कुछ कह दिया। अमेरिका हमारा दोस्त था ही कब? हम अमेरिका के दोस्त तो हो ही नहीं सकते, विचारधाराओं के आधार पर भी नहीं हो सकते, नेतृत्व के आधार पर भी नहीं हो सकते, सामरिक महत्वाकांक्षा के आधार पर भी नहीं हो सकते। तो अमेरिका और भारत की तो दोस्ती हो ही नहीं सकती। अब इसको जोड़ तोड़ कर करने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य है कि दो राष्ट्रों की दोस्ती को या दो राष्ट्रों के संबंध जो संबंध है उनको दो नेताओं के संबंधों के तौर पर निरूपित करने की हम लगातार गलती कर रहे हैं, जबकि कूटनीति में कोई किसी का दोस्त तो होता ही नहीं है। और अगली बात यह भी है कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था, वहां से एक दौर शुरू हुआ जिसके बाद में मनमोहन सिंह के दौर में असैन्य परमाणु समझौता हुआ। तो ये सब हुआ, ये अमेरिका की इच्छा के अनुसार हम चल रहे थे। हम अपनी इच्छा अनुसार तो कभी चले ही नहीं, क्योंकि हमने जब अमेरिका पर हमला हुआ तो उस पर अटल जी ने हाथ आगे बढ़ाया, हमने सबसे पहले उसकी आलोचना की। तो हम उसके बाद जब हमारी आवश्यकता पड़ी, जब हिंद प्रशांत को लेकर अमेरिका ने संकट महसूस किया, तो उसने अचानक भारत का प्यादा आगे बढ़ा दिया, फिर हम उपयोग में आ गए, फिर हम क्वाड के सदस्य बन गए। तो दरअसल बात यह है हिमांशु जी कि जिस गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर हम लगातार आगे चल रहे थे, जिस गुटनिरपेक्षता के बूते तीसरी दुनिया का हमने नेतृत्व करने का साहस दिखाया था, और कई मंचों पर हमने अमेरिका का विरोध किया भी, कई मंचों पर किया अमेरिका का विरोध, तो वो साहस तब धाराशायी हो गया जब हम अमेरिका के साथ खड़े हो गए। तो ये जो टेरिफ वार है, जिसके बारे में सर ने भी जिक्र किया कि हम जेलेंस्की नहीं हो सकते, लेकिन जेलेंस्की तब बेहतर नजर आते जब जेलेंस्की अपने देश की संप्रभुता पर बात होती है, जब अपने देश को उपनिवेशवाद बनाने की बात होती है, और जब देश की सुरक्षा की गारंटी की बात होती है, तो जेलेंस्की सारा रुपया लेके भी आग दिखाने का साहस कर लेते हैं। और उस जेलेंस्की को, जिसको अमेरिका ने सरेआम करने की कोशिश की थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि दो राष्ट्राध्यक्ष की बात को सरेआम किया गया और मीडिया के सामने किया गया, रिपब्लिकन को इकट्ठा किया गया और दुनिया को संदेश देने की कोशिश की थी कि देखिए हम यूक्रेन को कैसा दबा रहे हैं। तो हमको भी वो साहस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि भारत अमेरिकी विदेश नीति की जरूरत है। मैं माफी के साथ ब्रह्मदीप जी आपके इस विचार पर प्रतिप्रश्न करना चाहता हूँ। जेलेंस्की होने की उम्मीद कर रहे हैं आप मोदी जी से? वो जेलेंस्की उस क्षण अपना तेवर दिखा लिए, तब से घुटनों के बल रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार संदेश दे रहे हैं, मैं डील पे साइन करने के लिए तैयार हूं, मैं फिर बात करने के लिए तैयार हूं। क्या चाहते हैं? एक 150 करोड़ की आबादी का देश इस प्रकार का तेवर दिखा के और घुटनों पर चलता हुआ दिखाई दे? या आप सज्जनहार साहब के इस विचार के साथ हैं कि हमें इसे टैक्टफुली डील करने की जरूरत है, समझदारी के साथ संतुलन साधने की जरूरत है? किस विचार के साथ है? तेवर दिखाए, या एक जिस शख्स के संदर्भ में कुछ भी तय कर पाना मुश्किल है उसके साथ संभल के व्यवहार किया जाए? नहीं, देखिए, जो ट्रंप जैसे तुनक मिजाजी नेता है या जो अराजकता पसंद नेता है, उनके साथ सज्जनहार साहब के साथ जो मैं जाना चाहूंगा कि कूटनीति तरीके से ही डील करना पड़ेगा, बंद दरवाजों के साथ ही डील करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष उस राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिले, जब हमने ये स्वीकार किया कि हम अपने नागरिकों को बुला लेंगे, उसके बावजूद यदि वो बेड़ियों से जकड़कर भारतीयों को भेजते हैं, तो फिर हमको उसका प्रतिकार भी करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर सज्जनहार सर की एक बात को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि हम झुकते हैं तो फिर हम ट्रंप के सामने झुकते चले जाएंगे, और हमको झुकने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अंततः ट्रंप जो है वो पुतिन जैसे अधिनायकवाद के साथ खड़े हो सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीन के खतरे को ट्रंप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और चीन से आने वाला जो खतरा है, चूंकि अर्थ को लेकर ट्रंप की नीतियां, महत्वाकांक्षी नीतियां है, तो चीन को से तभी निपट पाएंगे जबकि हिंद महासागर में भारत जो है अमेरिका का साझेदार बनेगा, अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका को दोस्ती भी बनाना चाहते हैं ब्रह्मदीप जी, और साथ में ये भी बोलते हैं अमेरिका कभी हमारा दोस्त हो नहीं सकता है। बड़ी उलझन में डाले हुए हैं ब्रह्मदीप जी। लेकिन आर्थिक विषय है, मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सारथी आचार्य जी जुड़ गए हैं।
आजाद साहब, कितने चिंतित हैं आप या कितने उत्साहित हैं डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल से बराबरी का टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर? भारत का शेयर बाजार पिछले कुछ समय से बड़ा धराशायी होता जा रहा था। जब ट्रंप का बयान सुबह मेरी जानकारी में आया तो मैं इस उम्मीद के साथ था आज तो गिरावट का नया दौर देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उठ गया कुछ शेयर बाजार। जबकि अमेरिका, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि असल व्यापार तो अब करेंगे, असल मुनाफा अब कमाएंगे, पहले तो लुटाते आए हैं, वहां का शेयर बाजार बड़ा लड़खड़ा रहा है। समझ नहीं पा रहा मैं, थोड़ा आप समझाएं अगर आप समझ पाए हो, चल क्या रहा है? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा इस मामले में कि जहां तक के शेयर बाजार और ये सब चीजों का सवाल है, ये उथल पुथल केवल ये एक देहाती शब्द यूज करूंगा कि बंदर बग की है जी। देखिए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो है गारमेंट्स जी। वो गारमेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश से गारमेंट्स नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ से जाने ही पड़ेंगे, नहीं तो उनको चीनी गारमेंट्स लेने पड़ेंगे, और चीन की गारमेंट्स को लेना नहीं जाता है क्योंकि वहां पे टैरिफ बहुत ज्यादा है। तो हमारे गारमेंट्स में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। फार एज लेदर इज कंसर्न्ड, लेदर के फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यदि वो 15% या 20% ड्यूटी लगाते हैं हमारे लेदर प्रोडक्ट्स पे, तो वो जो जूते बनाते हैं या वो लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हीं के टैक्स पेयर्स को वो पैसा देना पड़ेगा। तीसरी चीज है मशीनरी। मशीनरी हमारे यहाँ से जो जाती है, वो मशीनरी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जिस प्रकार से फोर्ड मोटर या कोई भी चीज आप अर्थपूर्व वगैरह लीजिए, इसमें नट्स बोल्ट्स वगैरह जो जाते हैं वो एक स्पेसिफिक साइज के जाते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वेट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह होती है। यदि आप कहते हो कि उस पर आप ड्यूटी लगाते हो तो उनको लेना ही पड़ेगा और अमेरिकन टैक्स पेयर को देना ही पड़ेगा। और यदि वो कहते हैं कि साहब आप आपसे नहीं लेंगे, हम चीन से लेंगे, किसी और से लेंगे, जरूरी नहीं है कि जो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ का, उसी साइज का चीन भी सप्लाई आपको कर पाएगा। तो ये एक नॉन नेगोशिएबल है। और यही चीज मैं कहूंगा फार्मा के बारे में कि फार्मा के हम जो इनपुट्स देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वही इनपुट्स जो है वो कोई और कंट्रियों को दे पाएगा, तो उनको लेना ही पड़ेगा हमसे। वो अगर टैक्स लगाते हैं तो लगाए, लेकिन उसके टैक्स की भरपाई अमेरिकन टैक्स पेयर ही देगा, हम लोग नहीं देंगे। यही चीज मैं केमिकल के बारे में कहूंगा, यही चीज मैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में कहूंगा। एनिमल फीड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत छोटा प्रोडक्ट है हमारे यहां से, नहीं ले, ठीक है, नहीं ले। जहां तक कि उनका एक्सपोर्ट है, उनके एक्सपोर्ट है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, जो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में आपने यदि देखे होंगे, मध्य प्रदेश का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूं, बंबई में कभी कभी जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 गाड़ियां, दैट्स ऑल। और ये वो गाड़ियां हैं जो कि 200 किलोमीटर तक चलती हैं और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है। हमारे यहाँ ऐसी सड़कें ही नहीं है जी। तो हमको हार्ले डेविडसन पे अगर हम 0 टैक्स भी लगा दें फिर भी गाड़ियां नहीं आएंगी। और यही चीज मैं वो उनकी कार्स के बारे में कहूंगा कि हमारी जो कार्स यहाँ पे बनती हैं, जापानी या कोरियन या टाटा की या महिंद्रा की, उनकी गाड़ियां हमारी सी गाड़ियों से घटिया हैं। फोर्ड wound up shop in India primarily because they could not match the quality of Japanese cars. तो उनके प्रोडक्ट्स नहीं चलते हैं। दूसरी चीज, आप उनके फूड प्रोडक्ट्स लीजिए, फूड प्रोडक्ट्स से हमारे यहाँ फूड सरप्लस है। हमें अगर वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ फूड प्रोडक्ट्स लीजिए, हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए भैया, हमारे पास काफी है, हमें नहीं चाहिए। और यही चीज फ्रूट्स और उनके जो बाकी खाद्य पदार्थ है उनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर वो जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे से तेल लीजिए, तेल महंगा पड़ता है उनके यहाँ से, क्योंकि अगर रूस से तेल आता है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आधी पड़ जाती है जी। गल्फ से आता है तो 1/4 पड़ जाती है। तो हम क्यों लें उनसे तेल, हमें नहीं चाहिए उनका तेल। और जहां तक कि आर्म्स का सवाल है, आर्म्स आर्मामेंट्स वगैरह, वो तो आप जानते हैं कि इस पे तो टैक्स वैक्स लगता नहीं है। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें हैं, उनको आर्म्स बेचने हैं, हमको आर्म्स खरीदने या सम कंपनी, इस पे कोई टैक्स लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फर्क पड़ेगा। ये केवल बंदर भभकी है और इसकी वजह से हमें मतलब आचार्य साहब, आप ये बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ को बिल्कुल 100% कर दें, भारतीय कंपनियों पर
भारतीय उत्पादों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। ट्रंप के मन को शांति हो जाएगी, पर हमारे देश में कोई अशांति इससे नहीं आएगी। मैं इससे वेरी क्लियर हूं। और देखिए 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के, फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हम देंगे, वो हम देंगे। अब ये अगर उस पर वो टैक्स लगाता है, उस पर यदि वो टैक्स लगाता है तो वो टैक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन होगा और वो कोर्ट्स में। अच्छा अजहर साहब, मेरे को दो बातें आपसे और समझनी है, फिर जाके मैं चलूंगा विपिन शर्मा जी के पास। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा सफल व्यापारी बताया जाता है, बहुत बड़े आदमी है निजी हैसियत में, राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, व्यापारी के तौर पर। और दूसरा, अमेरिका का शेयर बाजार हिला हुआ है। मैं दोनों चीजें नहीं समझ पा रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप सफल व्यापारी हैं तो उनके टैरिफ वार के संदर्भ में प्रतिक्रियाएं इतनी नकारात्मक क्यों आ रही है? इस पर आपकी कोई दृष्टि है क्या? हाँ जी, दृष्टि तो है क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि शेयर बाजार जो है वो केवल एक मिथ्या है। संभल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उनकी बेसिकली आप ही देखिए ना कि लड़ाई किस चीज से, लड़ाई उनकी बाइडेन के माइग्रेशन पॉलिसीज एंड उसकी जो वेरियस पॉलिसीज ढकेल के लाई थी, उन सब से लड़ाई है। उनकी लड़ाई है हिलरी क्लिंटन से, उनकी लड़ाई है ओबामा से। उन सबको ढकने के लिए ये टैरिफ दिस दैट लगा रहे हैं। इतना भी सबको जो अर्थशास्त्र जानता है वो वेरी क्लियरली जानता है कि यदि आपके फंडामेंटल्स सॉलिड हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स का कोई खास फर्क पड़ने वाला, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कहना है डॉक्टर सारथी आचार्य का। मेरे साथ में विपिन शर्मा जी हैं। ये अमेरिका एक लंबे अरसे से दुनिया की दिशा तय कर रहा था, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जाहिर ये करते हैं कि सब अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बन रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बना रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझाएंगे? जी हिमांशु जी, बड़ा अहमियत रखता है आपका ये सवाल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है जी, इसमें और इसकी अगर तुलना करें पहले कार्यकाल से तो जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पर जी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पुरानी गलतियों से काफी कुछ सीख ली है और ये बिल्कुल साफ सामने नजर आ रहा है। और जरूरी बात है कि जब वो बात करते हैं मेगा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, तो बिल्कुल साफ संदेश है। क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि जो हमने ओवर स्पेंडिंग कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो यहां पर मंशा, जब खासतौर पे अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात चल रही है, और पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, बोला ही इज अ टफ नेगोशिएटर, और लेकिन अब साथ साथ बोल रहे हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। तो यहां पर ही मीन्स बिजनेस, ही एंड इज अ टफ टास्क मास्टर, क्योंकि वहां पर उनको अपनी आवाम को भी एक बिल्कुल साफ संदेश देना है। जिन्होंने उन पे भरोसा जताया है उसको उनको डिसाइसिव मैंडेट मिला है। मैं और अपने विचार रखूं, एक बात बिल्कुल बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि यहां पर हिंदुस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना ये अच्छी खबर है। क्योंकि यहां पर अगर इसके इतर कमला हैरिस आ जाती तो वो जो उनकी जो झुकाव रहता या नीतियां रहती वो हिंदुस्तान के हित में नहीं होनी थी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, जब वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वही बात है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहां पर प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान का पक्ष रखते हैं, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है यहाँ पर। क्योंकि हम लोग अपने हित को देखते हैं। वो दौर निकल गया जब हम तवज्जो देते थे महज व्यापार को। ये दौर है कि जब हम उत्पादन को तवज्जो दे रहे हैं और हिंदुस्तान के हित को पहले आगे रख रहे हैं। और वो भी दौर हमने देखा था जब आयात निर्यात में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता था। हम लोग कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो बैलेंस बनाने की भी एक जो प्रयास शुरू हुई है, कवायद शुरू हुई है, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा कदम है। क्योंकि अगर हमने आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है और तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है, और साथ साथ उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रुकिए विपिन जी, मैं उलझन में हूं आपकी दलील से। हम अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सालाना निर्यात करते हैं और उसके एवज में अमेरिका से 41 अरब डॉलर का आयात करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखें
तो तकरीबन 45 अरब डॉलर हर साल भारत में अतिरिक्त आ जाता है अमेरिका से। ये हिसाब किताब है। इसी को घाटे का व्यापार बताया जाता है कि अमेरिका को बड़ा घाटा होता है हर साल भारत के व्यापार में। और अब आप बोल रहे हैं कि इसमें संतुलन लाए जाने की जरूरत है और ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। मेरे 45 अरब डॉलर जो हर साल आने वाले हैं वो घट जाएंगे, वो मेरे लिए कैसे फायदे का सौदा होगा, इसे विपिन जी आप समझाओ। अपनी तो समझ में आया नहीं। देखिए, वही बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो आपस में जो एक संदेश दिया कि हम लोग अपना जो बायलैटरल ट्रेड है जी उसको 500 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएंगे, पहली बात है। और साथ साथ देखिए, ये इसको कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बोलेंगे कि बोला 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। और अमेरिका ने अपनी मंशा साफ कर दी कि यहां पर हम लोग लार्जेस्ट सप्लायर बनना चाहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के, हिंदुस्तान के। तो यहां पर अपना हित आगे रखा, लेकिन साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि यहां पर अगर एक तो ये सारी निगाहें इस समय की पीयूष गोयल जो बैठक कर रहे हैं, और साथ साथ जरूरी बात है कि यहां पर जो आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला वो भी ट्रेड वॉर जो थी, आपस में जो तकरार थी चीन और अमेरिका की, जिससे बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों पे असर पड़ा। यहां पर अब निश्चित बात है, क्योंकि ये पुरानी गलतियों से भी हिंदुस्तान ने सीखा है, और जैसे कि कल यहां पर अपनी जो आत्मनिर्भरता करनी है, साथ में ग्रो इन इंडिया, तो यहां पर अभी ये मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है। क्योंकि ये शुरुआती दौर है, विपिन जी का यह कहना है। पर सज्जनर साहब, जो दो देश हैं जिनका नाम भारत है और जिनका नाम अमेरिका है, दोनों ही स्थानीयता को महत्व देने की बात कर रहे हैं। उनका व्यापार आज की तारीख में 125 अरब डॉलर का है। बात कर रहे हैं अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने की। और जो है उस पर दोनों की असंतुष्टि। ये बेवकूफ कैसे बना रहे हैं अपने आप को, हमको या दुनिया को? देखिए, मेरे विचार से असंतुष्टि नहीं है, क्योंकि दोनों वही चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं जिसकी उनको आवश्यकता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी के ऊपर थोप रहा है, मर रहा है, जो आप ये ले लीजिएगा वगैरह वगैरह। दूसरी बात, आपने जो कहा 100 जितने 20-30 का असल में जो व्यापार है हिमांशु जी, वो है 190 बिलियन डॉलर का। उसमें आप सर्विसेज को भी इंक्लूड करिए, ये तो केवल गुड्स हैं जी। उसके बाद सर्विसेज को इंक्लूड करिए, और सर्विसेज को इंक्लूड करके आजकल के जमाने में 190 बिलियन डॉलर हो जाता है। और पिछले अगर 4-5 साल से देखें तो ये करीब हर साल 10% से ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा है जो अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर करेंगे। तो देखिए, मैं समझता हूं जब ये नेगोशिएशन होती है हमेशा टारगेट एक एम्बिशियस रखना चाहिए। अगर 190 है और मैं कहूं 5 साल बाद मैं 250 कर दूंगा, तो उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? आप क्या कहेंगे, ठीक है भाई अपने आप चलते चलते हो जाएगा। मुझे कुछ काम तो करना चाहिए। अगर मुझे 500 बिलियन डॉलर है, मैं 500 नहीं प्राप्त कर पाऊं, मैं 400 कर लूं, 450 कर लूं, तो मतलब काफी आगे मैं बढ़ा हूं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है, देखिए, जो भी हम उनसे अगर अपने ट्रेड सरप्लस को हम कम करेंगे, ट्रेड बैलेंस को बढ़ाएंगे, आपको याद होगा पिछली बारी भी हमने वहां से ऑयल और एलएनजी वो खरीदा था। और अभी हमारे जो प्रोग्राम में अर्थशास्त्री साहब हैं, उन्होंने कहा जो वहां से आते हुए वो महंगा होगा। ये देखिए, नॉर्मल उसमें अगर प्राइस सेम है, उसमें अगर आप फ्रेट और इंश्योरेंस वगैरह लगाते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा। पिछली बारी का हमारा तजुर्बा है, जो वहां का जो तेल है वो लाइट ऑयल है, और हमारी जो रिफाइनरीज हैं उसमें रिफाइन होने के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इसीलिए अगर हम हैवी ऑयल लेते हैं, हाई सल्फर कंटेंट लेते हैं, जिससे अगर आता है रूस से वगैरह से, तो उसको हमें प्रोसेस करने में और दिक्कत होती है और पैसा लगता है। तो इसीलिए पिछली बार देखिए हमने वहां से तेल खरीदा। अभी भी हम तेल खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि देखिए बात ऐसी है हिमांशु जी, हमारी अपनी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल का है, 85 से 90% हम बाहर से आयात करते हैं। गैस जो है 50% हम आयात करते हैं। इसकी हमको जरूरत है। तो अगर हम अपनी जरूरत वाली चीज वहां से खरीदते हैं
और अच्छे दाम पर खरीदते हैं, ठीक दाम पर खरीदते हैं, तो इसमें किसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वो बताइए सज्जन साहब, ये सवाल हल्का ना समझा जाए, ये भारत के संदर्भ में एलन मस्क की कितनी बड़ी भूमिका है ट्रंप को इतना चढ़ाने में? खबरें आती रही हैं, आप उससे ना इत्तेफाकी तो रखेंगे नहीं। एलन मस्क की बड़ी इच्छा रही कि टेस्ला भारत की सड़कों पर दौड़े, और एलन मस्क को इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी रही कि भारत में इंपोर्टेड कार पर टैरिफ बहुत ज्यादा है। भारत का दबाव रहता है कि आप भारत में कार बनाए, और मस्क की इच्छा रही थी कि अमेरिका की बनी हुई कार या अन्य देश में बनी हुई कार भारत में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि लग्जरियस आइटम के संदर्भ में भारत की जो ये नीति रही हैवी टैक्स की, ये ज्यादा परेशानी दे रही है? इसमें बदलाव, शुरुआत में भी आप बोल रहे थे बदलाव की वाकई जरूरत है। जी देखिए, उसमें हमने एक पहला छोटा कदम उठाया है, उनको इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि ये मैं उनसे, अपने जो अर्थशास्त्री जी हैं उनसे मैं सहमत हूं इसमें। उन्होंने कहा भाई अगर हम कम भी कर देंगे टैरिफ्स तो कितनी गाड़ियां आएंगी? अभी अगर 2 आती हैं, 8 आने लगेंगी, 10, 15, 20, उसमें देखिए हमारे पास $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। परंतु दूसरी चीज है, हमने उनसे कहा है जो अगर आप इधर से शुरुआत में लाते हैं सीकेडी है, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स, जी, एसकेडी सेमी नॉकडाउन किट्स, और फिर कुछ प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे हमने मारुति में कराया था, जो पहले तो वो आ गई जिसमें 80, 85, 90% फॉरेन कंटेंट था। उसके बाद धीरे धीरे करके, चाहे वो टायर हो, वाइपर हो, ग्लास हो, वगैरह वगैरह, उनकी फैक्ट्री भी लगती गई, टेक्नोलॉजी भी आती गई, यहां पर प्रोडक्शन भी होता गया, यहां पर जॉब्स भी मिलते गए, और यहां पर इसका जो लोकल कंटेंट है वो वाला भी उसमें बढ़ता गया। तो ऐसा ही हमने किया। और आपने देखा होगा अभी एलन मस्क ने एक इश्तिहार भी निकाला है, वो यहां पर अपने कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से जो उनकी मुलाकात हुई वहां पर अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो थोड़ा बहुत वो ठीक पटरी पर आ रहे हैं। पर देखिए, मैं समझता हूं भारत के नेतृत्व का जो इसमें वो रहा है, अप्रोच रहा है, चाहे आप इसमें देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलॉन मस्क के साथ, या मैं आपको याद दिलाऊंगा हिमांशु जी, जब कोविड-19 था हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा था, जो आप फाइजर की, मोडर्ना के वैक्सीन ले लीजिएगा, वो वहां पर पूरे वो देंगे और इतने इतने दाम पर देने वाले थे। हमने कहा नहीं, अगर आप यहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो आए ही नहीं। उसके आपने देखा जो कितने साइड इफेक्ट्स थे। हमारे जो थे, कोवैक्सीन था जो, और कोविशील्ड था, उनके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुए। तो भारत के जो नेतृत्व ने निर्णय लिए हैं वो देश के लिए, देश के लोगों के हितों को देखते हुए, जानते हुए, उसको देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिए हैं, और मेरे ख्याल से आगे चलते हुए उनके ये सकारात्मक सिद्ध हुए हैं, जो देश के फायदे के लिए निर्णय लिए गए। एक आखिरी टिप्पणी और चाहिए सज्जन साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल तक टैरिफ लगाने की बात कही है। क्या कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं भारत के जिससे उनके ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जाने को टाला जा सके? इस पर कोई दृष्टि आपकी जाती है? जी बिल्कुल जाती है, इसीलिए मैंने कहा, और हमारे अर्थशास्त्री जी थे उन्होंने भी कहा, ये आखिरी वाले जो थे वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा, जो अभी पीयूष गोयल गए हैं वहां पर, 2 दिन पहले गए हैं, उसी के लिए बातचीत करने गए हैं, जो हम ये फर्स्ट ट्रांच मल्टी सेक्टोरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम क्या उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनके टैरिफ्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनके टैरिफ्स भी ज्यादा हैं, तो किसमें हम एक दूसरे को गिव एंड टेक हो सकता है जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। तो मैं समझता हूं इस 2 अप्रैल के बारे में भी पीयूष गोयल जरूर बात करेंगे। जो आप भारत को वो वाला जो दायरा है उसमें से आप इसको हटाकर रखिए, क्योंकि हमारी आपकी तो बातचीत चल रही है इसके बारे में, जो हम क्या आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं, तो जरूर बात होगी। परंतु यही मैंने पहले कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं।
तो मैंने तो अपने लेखों में यही लिखा था, जो उन्होंने मान लिया है जो सितंबर अक्टूबर तक हमारी बायलैटरल डील होगी तो इसीलिए नहीं लगाएंगे, परंतु अब कल के उनके वक्तव्य से तो यही तेवर उनके लगते हैं जो वो लगा भी दे, पर अब देखना पड़ेगा हमें। पर वो उसे देखना पड़ेगा, ये सज्जनार साहब का कहना है। मैं डॉक्टर सारथी आचार्य से एक अलग नजरिए पे बात करना चाहता हूँ, और सारथी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर 2 तारीख को ट्रंप अपने कहे को कर गुजरते हैं तो आपके अनुसार भारत पर पड़ने वाला प्रभाव या भारत की तैयारी क्या रहनी चाहिए? देखिए सर, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि कोई भी पॉलिसी होती है उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक वर्क प्लान होता है जी। एक पॉलिसी हुई है, उसकी ना स्ट्रैटेजी है ना वर्क प्लान है, तो क्या करेगा वो 2 तारीख को, ये पता ही नहीं किसी को जी। पहली दो चीजें आपसे कहना चाहूंगा जो मैं काफी देर से कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि मस्क के बारे में, मस्क की जो गाड़ियां हैं $50,000 की गाड़ियां हैं, और मस्क की गाड़ियां BYD जो एक चाइनीज कंपनी है उससे नीची हैं। मैंने दोनों चलाई हैं, फ्रैंकली लेट मी टेल यू दैट, यूरोप में। और BYD की गाड़ियां सस्ती भी हैं, $25,000 $30,000 की है, और $50,000 की है, तो ज्यादा सुंदर भी है देखने में। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम यह है कि वो टेस्ला हिंदुस्तान में लाना एक बहाना है। वो बेसिकली लाना चाहता है अपना स्टारलिंक, ये क्या बोलते हैं, ये सैटेलाइट लिंकेज जी। वो सैटेलाइट लिंकेज की, बिकॉज दे हैव सुपीरियर टेक्नोलॉजी देयर, वो उसको लाके यहां पे पैसा बनाना चाहता है। टेस्ला तो एक बहाना है, क्योंकि हमारी जो महिंद्रा और टाटा की गाड़ियां हैं वो इक्वली एज गुड है, और एंड BYD की गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं चाइनीज। डेफिनेटली टेस्ला इज जस्ट एक बहाना। दूसरी चीज एक और मैं वेरी क्विकली कहना चाहूंगा कि इसका जो ये टैरिफ लगाना और टैरिफ ये रेसिप्रोकल लगाना, ये एक हम तो एक फालतू में फंस गए हैं बीच में। इसका मेन झगड़ा है चीन से, क्योंकि 60% विश्व का प्रोडक्शन जो है, वो प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो चीन में होता है, और उसमें वेरी लार्ज नंबर जो है वो अमेरिकन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, वेदर वो कार्स हो, वेदर वो कंप्यूटर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दवाइयां हो, केमिकल्स हो, जो कुछ भी हैं। तो उसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि चीन उनकी जॉब्स ले रहा है, और ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं चीन को इन टर्म्स ऑफ R&D, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू इट। लेकिन अमेरिका इज लूजिंग द prowess टू मैन्युफैक्चर। तो उसका मेन झगड़ा चीन से है। अब हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम तो कोई मैटर ही नहीं करते। मुझे आना है ब्रह्मदीप के पास, लेकिन सज्जनार साहब इसमें एक टिप्पणी चाहिए सर। सारथी साहब ये बता रहे हैं हमें कि झगड़ा तो चीन के साथ में है, तो क्या इसे हमें अफसर के तौर पर नहीं देखना चाहिए? ट्रंप टैरिफ के संदर्भ में जो कहानी चाहते हैं, हम उस कहानी के साथ में अपने आप को फिट करें और चीन के साथ होने वाले व्यापार को अपने यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करें। देखिए हिमांशु जी, यही प्रयास हो रहा है। पिछली बार भी यही प्रयास हुआ था जी। और जब चीन के ऊपर 25% टैरिफ्स लगे थे तो उसका फायदा भारत ने उठाया था। हालांकि जैसे मैंने कहा, हमारे जीएसपी से हमको हटा दिया गया था, और हमारे ऊपर 10% एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ लगे थे। परंतु जो एक क्षेत्र जो चीन ने वैकेट कर दिया था, जो वैक्यूम क्रिएट रहा था, उसमें भारत चला गया था और भारत को फायदा हुआ था। तभी से हमारे ये जो ट्रेड बैलेंस है, उस समय अगर आप देखें 18-20 बिलियन डॉलर था, और उसके बाद बढ़ता हुआ ये हमारा ट्रेड सरप्लस और ज्यादा बढ़ा है उसी की वजह से। और उसको हम देख रहे हैं, जो चीन में अगर वो टैरिफ लगते हैं तो भारत के लिए एक संभावना होगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी बात है, देखिए, जिसे कहा जाता है चाइना +1 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो निवेश होता है वहां पर चीन में, अगर लोगों को लगता है जो हमारे सुरक्षा के लिए ये हुआवे, ZTE वगैरह वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो वहां पर वो निवेश नहीं करेंगे। कहां पर करेंगे? और देशों में करेंगे। पिछली बार कोविड-19 के बाद हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। वो चले गए सब, मलेशिया में चले गए, वियतनाम में चले गए, मेक्सिको में चले गए। पर इस बारी मुझे ऐसा लगता है जो हमारी तैयारी और अच्छी है और बेहतर है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं जो चीन के बाहर जो इन्वेस्टमेंट जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं जो चीन से सभी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, नहीं।
चीन की जो इन्वेस्टमेंट है वो बनी रहेगी, परंतु उसमें चीन के बाहर +1 जो होगा, जो और एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, उसको भारत अट्रैक्ट करना उसको चाहता है। भारत अट्रैक्ट करे। तो क्या कहते हैं ब्रह्मदीप जी, ट्रंप से टकराव के रुख पे रहें या डॉक्टर सारथी आचार्य एक संभावना दिखा रहे हैं, सज्जनहार साहब हमारी तैयारी बता रहे हैं, उस पर टिके रहना चाहिए, थोड़ा मौन रखना चाहिए, इसको विषय ना बनाए कि ट्रंप लेने के लिए बाहर आए कि नहीं आए, देखा ये जाए हमारा मामला बन पाए या ना बन पाए। डॉक्टर साहब देखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव की कूटनीति का जवाब मनोवैज्ञानिक दबाव की कूटनीति ही होना चाहिए। आप रूस से सुखोई विमान का समझौता कीजिए, अमेरिकी विमान को दरकिनार कीजिए, आप ब्रिटेन से मुक्त व्यापार समझौता कीजिए, आप यूरोपियन संघ से समझौते को बढ़ाइए, आप फ्रांस की ओर सामरिक संबंधों को बढ़ाइए। ट्रंप ठीक हो जाएंगे क्योंकि ट्रंप बेहतर अर्थशास्त्री है। वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि हम टैरिफ की बदौलत भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करें तो सामरिक भागीदारी हमारी खटाई में पड़ जाएगी। हम विमानों से जो कमाते हैं, क्योंकि भारत ने रूस के बाद कहीं और देखा है तो अमेरिका की ओर भी देखा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको मनोवैज्ञानिक दबाव की कूटनीति पर काम करना पड़ेगा। और भारत की जो भू रणनीतिक स्थिति है, भारत की जो भू राजनीतिक स्थिति है, वो इसकी इजाजत देती है और मुझे लगता है आप ट्रंप को दबाने में कामयाब हो सकते हैं। आप ट्रंप को दबाने में कामयाब हो सकते हैं। आखिरी टिप्पणी विपिन जी आपसे चाहिए। 2 तारीख को भारत पर टैरिफ लग सकता है। जो भारत का तौर तरीका है, जिस प्रकार से पीयूष गोयल अमेरिकन प्रवास पर हैं, हमारी जो तैयारी है, क्या कहते हैं आप? टैरिफ के लिए धमकी है, अमल में नहीं हो पाएगी। नहीं, निश्चित बात है। देखिए, क्योंकि कई मुद्दे हैं यहाँ पर। एक तरफ जब बात चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की F-35 जेट्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रधानमंत्री ने बोला है कि गेम चेंजर साबित होगा, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, कई एनर्जी डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन इस बीच 2 जरूरी बातें मैं चाहता हूं इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो, हिमांशु जी, कि यहाँ पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वो यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने में सक्षम है और इजराइल और फिलिस्तीन का। दूसरी तरफ यहां पर प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी मेरे से पहले जो वक्ता थे वो बात कर रहे थे कि यहां पर चीन को लेकर, देखिए एक दौर हमने देखा था ब्रेग्जिट का, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, और एक तरफ जब आप बात करते हैं अभिशाप में वरदान, तो यहां पर जरूरी बात है कि चेक्सिट के मायने सरल भाषा में कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकले चीन से, जिसका सीधा इंपैक्ट, सीधा असर, सीधा फायदा हिंदुस्तान को हो सकता है, बशर्ते $1 मिलियन बात कि हम परसेप्शन बनाएं, यहां पर वो माहौल बनाएं हिंदुस्तान में। वो हम लोग सक्षम हैं, हम लोग आशावादी भी हैं यहां पर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात चलती है, FDI आए, यहां पर इन्वेस्टर समिट्स हो, क्योंकि अगर हमने $5 ट्रिलियन का सपना पूरा करना है, मुकम्मल करना है, तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो यहां पर आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका की ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम करते हैं, तो यहां पर आपको हिंदुस्तान को भी नेशन फर्स्ट, इंडियाज इंटरेस्ट फर्स्ट फॉरमोस्ट, तो अगर उस राह पे हम चलते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को तवज्जो देते हैं, और साथ साथ की सिंगल विंडो सिस्टम बनाते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित बात है, क्योंकि यहां पर अब अमेरिका बिग बुली की भूमिका में हिंदुस्तान के सामने नहीं आ सकता। ये बात है, ये विपिन जी का कहना है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि हम व्यापार की नई संभावनाओं को खोजने के लिए तत्पर हो रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका का तनाव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भारत को वैकल्पिक व्यवस्था के संदर्भ में दुनिया के पटल पर प्रस्तुत कर पाए। लेकिन जब भी हम विकल्प बनने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हमें कर के संदर्भ में उदारवादी रुख अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति अपना मुनाफा देख रहा है, इंडिया फर्स्ट भी बोलें, टैक्स भी बड़े स्तर पर लगाएं और कंपनियों को यहाँ पर निवेश के लिए प्रोत्साहित भी कर दें, सब साथ नहीं हो सकता। कर के स्तर पर उदार रवैया अपनाकर ही नया निवेश और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्या हम ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर उन नीतियों का क्रियान्वयन कर पाएंगे जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति में तब्दील कर सके? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है
कि ट्रंप ने हमें पुनर्विचार के लिए बाध्य किया है। इसलिए ट्रंप का भी आभार और आप सभी मेहमानों का आभार इस दिलचस्प आर्थिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो आज का शेर हर भारतीय की ओर से केवल इतना है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। नफस अंबालवी ने जो ये बात कही है, ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को समर्पित की है। भारतीयों का अपना सामर्थ्य, अपना पुरुषार्थ है। उम्मीद करते हैं कि जो सपने हम देख रहे हैं उन्हें आने वाले समय में साकार भी कर दिखाएंगे। अतीत में हम ऐसा कर दिखाएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।